हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, अभी तक हमने कितने पॉइंट्स बेटा कंडीशंस के कर लिए? 3 पॉइंट्स कर लिए ना। पहला, रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। दूसरा हमने किया था गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और तीसरा हमने किया पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स। बेटा अब 2-3 पॉइंट्स सिंपल से हैं, जरा देखना। टैक्स शुड actually have been paid to government by supplier of goods or services by cash or through utilization of ITC। ये लो बेटा, अभी समझ लेते हैं, बहुत सिंपल सा पॉइंट। 4th पॉइंट लिखो बेटा, टैक्स शुड actually have been paid by supplier through cash or utilization of ITC। थ्रू कैश और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। लो बेटा, अभी एग्जांपल से समझ लेते हैं पूरा केस। ये देखो बेटा, ए बी। बेटा हम फिर से बी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, तो बी को दिमाग में लेके चलना बेटा। बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ठीक है बेटा। ये जो ए था ना, इसने बी को सप्लाई करी गुड्स की, ठीक है। अब क्योंकि ए रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उसने बी को इशू करा एक टैक्स इनवॉइस। उसने बी को इशू करा एक टैक्स इनवॉइस, ठीक है। अच्छा बेटा, टैक्स इनवॉइस में उसने लिखा वैल्यू ऑफ गुड्स 10,000। इंट्रा स्टेट है बेटा, तो CGST लगाया 9% का 900, और SGST लगाया 9% का 900। तो गुड्स की वैल्यू आ गई 11,800 रुपये। लो बेटा, ठीक है बच्चे। अब सुनो, मुझे एक बात का जवाब दो बेटे। करा हुआ है सबने, अपने आप बताना बेटा। मुझे बताओ, ये 11,800 बेटा बी के लिए क्या बनेगा? इनपुट टैक्स। ये 11,800 बी के लिए क्या बनेगा? इनपुट टैक्स, ठीक है। सॉरी, 11,800 कह रहा मैं, 1,800 रुपये। 1,800 रुपये बेटा बी का क्या बनेगा? इनपुट टैक्स, जिसका बेटा बी क्या लेगा? क्रेडिट लेगा। लेकिन बेटा उन्होंने एक शर्त लगाई है। क्या शर्त? ध्यान से सुनना बेटा। मुझे बताओ, बी ए को कितने रुपए पे करेगा? 11,800 पे करेगा, है ना। जिसमें से 10,000 रुपए तो ए जमा कर लेगा अपनी जेब में, और बाकी 1,800 रुपए ए बेटे किसके खाते में जमा करवा देगा? गवर्नमेंट के खाते में। तो ए सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा देगा कितने बेटा? 900 रुपए। और स्टेट गवर्नमेंट के खाते में वो जमा करवा देगा 900 रुपए। बात समझ आई? अब बेटा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि, ध्यान से सुनना बेटा, उन्होंने कहा कि जो बी है ना, जो बी है वो इस 1,800 रुपए का क्रेडिट
तब तक नहीं ले पाएगा, जब तक सप्लायर, जब तक कौन बेटा, सप्लायर ये टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं कर देता। जब तक सप्लायर ये 900 सेंट्रल के खाते में और ये 900 स्टेट के खाते में जमा नहीं करवा देता, तब तक रेसिपिएंट 1800 रुपए का क्रेडिट नहीं ले पाएगा। बेटा ऑब्वियस सी बात है ना, क्रेडिट कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। भाई गवर्नमेंट को जब मिलेगा तभी तो गवर्नमेंट क्रेडिट दे पाएगी। अब गवर्नमेंट को ही नहीं मिला जो पैसा, उसका क्रेडिट बी कैसे ले लेगा। तो उन्होंने कहा कि बी will be able to take credit of rupees 1800 only when A has deposited, only when A has deposited rupees 1800 विद गवर्नमेंट। तो बेटा क्रेडिट कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। अब जब गवर्नमेंट को ही नहीं मिला 1800 रुपए, तो क्रेडिट गवर्नमेंट कैसे दे देगी बी को उस 1800 रुपए का। तो गवर्नमेंट ने कहा हमें जब मिलेगा 1800 तभी तो हम 1800 का क्रेडिट तुम्हें दे पाएंगे। तो अगर सप्लायर ने 1800 रुपए नहीं दिए हमको, तो हम रेसिपिएंट को 1800 रुपए का क्रेडिट कैसे दे देंगे। तो याद रखना, जब तक गवर्नमेंट को ये 1800 रुपए आप पे नहीं करोगे बेटे, तब तक गवर्नमेंट रेसिपिएंट को इस 1800 रुपए का क्रेडिट नहीं दे पाएगी बच्चे। लो बेटा कॉपी करो। समझ आया बेटा सबको। पक्का क्लियर हुआ। अच्छा बेटा एक बार जरा थ्योरेटिकल पार्ट पे आना। मैं एक लाइन बेटा आपको थोड़ी सी समझाना चाहता हूं इसमें। देखो क्या लिखा हुआ है, टैक्स शुड एक्चुअली हैव बीन पेड टू गवर्नमेंट बाय सप्लायर ऑफ गुड्स, मतलब ए और सर्विसेज। अब ये देखना बेटा, बाय कैश और थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। सर इसका क्या मतलब हुआ बेटा, वो पता है क्या कह रहा है कि ए सेंट्रल गवर्नमेंट को 900 देगा, ए स्टेट गवर्नमेंट को 900 देगा। अब ए 900 कैसे देता है सेंट्रल और स्टेट को, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब ए ये 900 रुपए कैश में जमा करवाता है इन हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, या फिर उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो क्रेडिट्स पड़े हुए हैं वो उन क्रेडिट्स को क्या करता है, यूटिलाइज। तो एक बात समझो बेटा, एक बात समझो, उन्होंने ये कहा है कि ए 900 रुपए सेंट्रल को देगा, 900 स्टेट को देगा, तभी बी को इस 900 का क्रेडिट मिल पाएगा। लेकिन ये 900 कैसे दे रहा है ए, उससे फर्क नहीं पड़ता है बेटा। हो सकता है ए ये 900 कैश में जमा करवाए इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसके जो क्रेडिट्स बचे हुए हैं उन क्रेडिट्स को यूटिलाइज करे। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उसने ये 900 कैसे दिया, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा करवाया या क्रेडिट लेजर में जो क्रेडिट्स बचे हुए थे उनको यूटिलाइज करा, हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है 900 रुपए मिलने से। अब ये 900 कैसे आया हमारे पास, इममटेरियल है। सब बताओ बेटा, बात समझ आई। कॉपी करो बेटा, ये भी बनाना चाहते हो बेटे बना लो। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये देखो यहां पर मैं लिख देता हूं बेटा, ये देखो बेटा, ये 900 रुपए सेंट्रल को जमा करवाने हैं, 900 स्टेट को जमा करवाने हैं। बेटा कैसे जमा करवाने हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कैश जमा करवा दो 900 रुपए का, ठीक है, या फिर आप
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपके जो क्रेडिट्स बचे हुए हैं उन क्रेडिट्स को क्या कर लो, यूटिलाइज कर लो। हमें तो मतलब पैसा मिलने से है, कैसे मिल रहा है पैसा उससे फर्क नहीं पड़ता है। चलो बेटा कॉपी करो पूरा केस, फिर हम अगले पॉइंट पे चलेंगे। लो कॉपी करो। कॉपी कर लो बेटा। कॉपी कर लो बच्चे। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ आगे चलते हैं बेटे। ये हमारे 4 पॉइंट्स बेटा कवर हो गए। 5th पॉइंट पे आ जाओ। फाइलिंग ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय रजिस्टर्ड पर्सन। बेटा हम कौन से रजिस्टर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं? टेकिंग आईटीसी, मतलब जो आईटीसी ले रहा है, यानी हमारे वाले एग्जाम्पल में बी। तो बेटा सिंपल सी बात है, खास कोई डिस्कशन वाली बात नहीं है इसमें। 5th पॉइंट लिखो बेटा। 5th पॉइंट है फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। कौन बेटा फाइल करेगा हमारे वाले केस में? बाय रजिस्टर्ड पर्सन, बाय रजिस्टर्ड पर्सन क्लेमिंग आईटीसी। जो आईटीसी मांग रहा है बेटा, यानी बी, क्लेमिंग आईटीसी। तो बेटा उन्होंने पता है क्या कहा? सिंपल बात, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर आपको आईटीसी इनपुट टैक्स का क्रेडिट चाहिए ना, तो आपको ना चुपचाप बेटा, चुपचाप अपनी रिटर्न जमा करवा देना। चुपचाप क्या जमा करवा देना? अपनी रिटर्न। मैंने पूछा कौन सी? उन्होंने कहा GSTR 3B जमा करवा देना, जो आपकी मंथली रिटर्न है। तो अगर आप क्रेडिट चाहते हो तो चुपचाप अपनी GSTR 3B हमारे पास जमा करवा देना। अगर करवा दोगे तो ले लेना क्रेडिट, नहीं तो नहीं मिलता क्रेडिट। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो इसे। इतना ही है बेटा पॉइंट। समझ आया बेटा? अच्छा, अगला क्या है बेटे? ये भी सिंपल है, इसमें भी बेटा खास कोई डिस्कशन वाली बात नहीं है। देखना, गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स। बेटा लॉट्स मतलब किश्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में। लॉट्स का मतलब होता है बेटा इंस्टॉलमेंट्स में। देखो वो क्या कह रहे हैं, इन केस गुड्स कवर्ड अंडर अ सिंगल इनवॉइस आर रिसीव्ड इन लॉट्स इंस्टॉलमेंट्स, ITC कैन बी टेकन ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ
लास्ट इंस्टॉलमेंट। मैं अभी समझा देता हूं बेटा आपको। 6th पॉइंट, गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स। बेटा अभी एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए बेटा आपका सप्लायर है, बी बेटा आपका रेसिपिएंट है। ठीक है बेटा, हुआ क्या, ये जो ए था ना, उसने बेटा बी को सप्लाई करी, गुड्स की सप्लाई करी। कितने गुड्स की? टैक्स इनवॉइस देखो बेटा, बेटा याद है आपको, मैंने जब आपको टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट दिखाया था बेटा, तो एक कॉलम डिस्क्रिप्शन का आता है जिसमें गुड्स कौन से हैं वो आते हैं, एक कॉलम बेटा क्वांटिटी का आता है। तो सपोज मैं, खैर वो कॉलम्स तो नहीं बना रहा हूँ, एज इट इज़ लिख रहा हूँ। सुनो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट था 100 kg राइस का, तो उसने लिखा 100 kg एट द रेट ऑफ से 200 पर kg, तो वैल्यू आ गई 20,000। इस पे उसने, मैं सीधे लिख दूं बेटा जीएसटी, बाइफर्केशन नहीं कर रहा हूँ, 18% का जीएसटी चार्ज करा, 3600 रुपीज़ का जीएसटी, और टोटल वैल्यू आ गई 23,600। ये आपकी बेटा टोटल वैल्यू आ गई। कॉपी करो बेटा इतना। ठीक है बेटा, अब पता है हुआ क्या, कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में था 100 kg का, कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में 100 kg का था। ठीक है, ए ने क्या करा, ए ने ये 100 kg बी को 3 किश्तों में डिलीवर करे। इनवॉइस तो एक बन गया बेटा, इनवॉइस तो एक बन गया, लेकिन डिलीवरी 3 किश्तों में करी है, रिसीव 3 किश्तों में हुए हैं। पहली किश्त अप्रैल में मिली 50 kgs की, दूसरी किश्त मई में मिली 30 kgs की, तीसरी किश्त बी को जून में मिली 20 kgs की। तो ऑल्दो इनवॉइस एक है, लेकिन बी को ये रिसीव किश्तों में हुए हैं बेटा। बी को राइस रिसीव बेटा किश्तों में हुआ है, पक्का बेटा। अब मैं इस केस में एक बात जानना चाहता हूं, बी इनपुट टैक्स का क्रेडिट, बी 3600 के इनपुट टैक्स का क्रेडिट कैसे लेगा? क्या पूरा 3600 का क्रेडिट बी एक साथ ले ले? पहली इंस्टॉलमेंट जब मिली अप्रैल में 50 kgs की, पूरा 3600 रुपए ले ले, या फिर पूरा 3600 जून में ले जब लास्ट इंस्टॉलमेंट मिली, या तीसरा एक और ऑप्शन है 3600 को 5:3:2 में वो क्रेडिट ले अप्रैल, मई और जून में। क्रेडिट लेने का तरीका क्या होगा? पूरा अप्रैल में, पूरा जून में, या 5:3:2 के रेशो में इन अप्रैल, मई एंड जून? क्या तरीका हो? तो बेटा गवर्नमेंट ने पता क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा अगर आपको गुड्स इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं जो कवर्ड हैं एक ही इनवॉइस में, तो एक ही इनवॉइस है लेकिन गुड्स किश्तों में मिले हैं, तो उस केस में बेटा क्रेडिट आप ले पाओगे ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ
लास्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिल जाती आप 3600 रुपए का क्रेडिट नहीं ले पाओगे। तो क्या कहा है गवर्नमेंट ने, जो बी है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लेगा, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा ₹3600 का इन द मंथ ऑफ, कौन से मंथ में, जून में, इन द मंथ ऑफ जून, दैट इज ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो जब तक आपको आखिरी किश्त नहीं मिल जाती आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे। 3600 का इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है बेटा, तो ना तो अप्रैल में ले पाओगे पूरा, ना 5:3:2 में, जून में ही मिलेगा आपको पूरा क्रेडिट जिस मंथ में लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिली है। मेरे ख्याल से समझ आया बेटा, सिंपल पॉइंट था, कॉपी करो इसे। बेटा क्लियर हो रहे हैं सारे पॉइंट्स, आगे चलें। ठीक है, ये हमारा बेटा 6th पॉइंट हो गया। अब आओ 7th पॉइंट। बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जरा, बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जरा। पेमेंट शुड बी मेड बाय रेसिपिएंट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज अलोंग विद टैक्स विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अब ये क्या है बेटा, समझना जरा, समझने वाला पॉइंट है बेटे। सेवेंथ, पेमेंट टू बी मेड बाय रेसिपिएंट विद इन 180 days from issue of invoice. Payment to be made within 180 days from the issue of invoice. ठीक है बेटा, चलो आओ मेरे साथ साथ एग्जाम्पल समझते हैं बेटा। सप्लायर रेसिपिएंट, ध्यान से बेटा देखना। बेटा ये जो सप्लायर था इसने रेसिपिएंट को सप्लाई करी ऑफ आए गुड्स से। तो सप्लायर ने रेसिपिएंट को सप्लाई करी गुड्स की, ठीक है। और बेटा 1 जैन को करी थी ये सप्लाई, ठीक है। और 1 जैन को उसी दिन बेटा उसने रेसिपिएंट को दे दिया एक टैक्स इनवॉइस, ठीक है। टैक्स इनवॉइस में लिखा था आपका बेटा वैल्यू ऑफ गुड्स 10,000 रुपये। मैं सीधे बेटा जीएसटी लिख रहा हूं, जिस पे जीएसटी लगाया बेटा 18%, 1800 रुपये का। तो गुड्स आ गए 11,800 रुपये के। लो बेटा, ठीक है, कॉपी करो यहां तक बेटा। कौन सी डेट को दिया इनवॉइस बेटा, डेट इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी। अब बेटा जैसे आपको ना पता ही है बिजनेसेस में बेटा कैश सेल तो कम ही होती है ना बेटा, ज़्यादातर तो उधार पे ही सामान बेचा जाता है। तो ये सप्लाई भी जो करी थी ना ये उधार पे ही थी बेटा,
ठीक है, बात समझ आई बेटा? बेटा अब रेसिपिएंट ने क्या करा, रेसिपिएंट ने क्या करा, उसने बेटा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया बेटा। कितने रुपए का? 1800 रुपए का उसने क्या ले लिया बेटे? इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। बनता था उसका, उसने ले लिया। उसने 1800 रुपए का क्या ले लिया बेटे? इनपुट टैक्स क्रेडिट उसने ले लिया। बनता था ना, ले लिया उसने। लेकिन बेटा ये कौन से मंथ में लिया ये बता दो पहले। जैन में। ये क्रेडिट उसने कौन से मंथ में ले लिया? जैन में। लेकिन बेटा अब गवर्नमेंट ने एक बात कही है, ध्यान से सुनना, सिंपल बात है। गवर्नमेंट ने क्या कहा है, रेसिपिएंट का ये फर्ज बनता है कि वो सप्लायर को उसका पैसा 10,000 रुपये प्लस टैक्स पे करे। ठीक है, हमने माना उधार पे खरीदा है रेसिपिएंट ने, लेकिन फिर भी रेसिपिएंट का ये फर्ज बनता है कि वो सप्लायर को ये पैसा 11,800 पे करे। कितने डेज के अंदर अंदर? विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो रेसिपिएंट सप्लायर को ये पैसा पे करेगा बेटा, ये लायबिलिटी है रेसिपिएंट की, विद इन 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। ये उसका फर्ज बनता है बेटा रेसिपिएंट का कि वो सप्लायर का पैसा सप्लायर को 180 दिनों के अंदर अंदर पे करे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। यानी बेटा अगर मैं ड्यू डेट निकालूं, 180 डेज को काउंट करूं फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तो आपकी आती है ड्यू डेट। जरा निकालना बेटा, ड्यू डेट ऐड करना बेटा। 1 जैन में 180 डेज, तो जैन के बेटा 30 डेज तो जैन के हो गए, फेब के 28, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, तो 150 दिन तो मई तक हो गए, तो 30 दिन बेटा जून के, मतलब 30th जून तक, 30th जून तक बेटा रेसिपिएंट ये पैसा क्या करे? पे करे। ये बेटा रेसिपिएंट का फर्ज बनता है कि वो 30 जून तक सप्लायर को इस सप्लाई का पैसा क्या करे? पे करे। 30 जून तक, पक्का? ये बेटा किसका फर्ज बनता है? ये रेसिपिएंट का फर्ज बनता है कि ठीक है भैया, उसने तुम्हें उंगली पकड़ाई थी, गला तो मत पकड़ो उसका। माना उसने तुम्हें उधार पे बेचा है, लेकिन फिर भी 180 दिनों के अंदर अंदर तो तुम्हें उसका पैसा देना ही देना है। तुम्हें उसका पैसा देना है 180 दिनों के अंदर अंदर। अब रेसिपिएंट ठहरा बेशरम आदमी, उसने पैसा नहीं दिया, उसने कहा नहीं देता क्या बिगाड़ लोगे मेरा। recipient fails to pay rupees, fails to pay 11,800 within 180 days, that is till 30th June। उसने पैसा पे नहीं करा 30 जून तक। भाई 30 जून तक उसको पैसा देने को कहा था, उसने 30 जून तक पैसा नहीं दिया। रेसिपिएंट फेल्स टू पे 11,800 विद इन 180 डेज, दैट इज टिल 30th जून। ठीक है बेटा। अब बच्चे उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब उन्होंने कहा अगर रेसिपिएंट ने 180 दिनों के अंदर अंदर सप्लायर को उसका पैसा नहीं दिया ना, तो हम क्या करेंगे, अगले ही दिन तो मतलब 30 जून तक देना था, नहीं दिया बेटा उसने, तो अगले ही दिन मतलब 1 जुलाई
ऑन 1st जुलाई, दैट इज द नेक्स्ट डे। अगले ही दिन 1 जुलाई को बेटा हमने क्या करना है, जितना क्रेडिट उसने लिया था 1800 रुपये का, हम वो क्रेडिट कर देंगे रिवर्स। दैट इज द नेक्स्ट डे क्रेडिट अवेल्ड बाय रेसिपिएंट शैल बी रिवर्स्ड। शैल बी रिवर्स्ड। और रिवर्स्ड का मतलब बेटा पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, रिवर्स्ड का क्या मतलब होता है, मतलब वो क्रेडिट जो वो ले चुका है वो उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में क्या कर दिया जाएगा, ऐड। कौन से मंथ की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड होगा बेटे, 1 जुलाई की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में क्या हो जाएगा, ऐड। क्रेडिट अवेल्ड बाय रेसिपिएंट शैल बी रिवर्स्ड एंड एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी फॉर मंथ ऑफ जुलाई, अलोंग विद इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा बेटा 6 महीने का 180 दिन का, अलोंग विद इंटरेस्ट। याद है बेटा पिछले चैप्टर में हमने 18% और 24% का इंटरेस्ट किया था, तो बेटा अलोंग विद इंटरेस्ट ये ऐड हो जाएगा। एक 180 दिन का इंटरेस्ट भी लग जाएगा बेटा 1800 रुपए पे। मतलब एक तरह से बेटा गवर्नमेंट पता है क्या मानेगी, आपने एक्सेस क्रेडिट अवेल कर लिया है। याद करो बेटा 18% और 24%। 18% लगता था जब डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स होता था, और 24% लगता था जब आपने एक्सेस क्रेडिट क्लेम कर लिया या आउटपुट टैक्स को कम शो करा। तो बेटा गवर्नमेंट ये मानेगी कि आपने एक्सेस क्रेडिट ले लिया है 1800 रुपए का, और इंटरेस्ट लग जाएगा बेटा 24% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट लग जाएगा उस पे 24% पर एनम के हिसाब से। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है सबको? तो 1800 तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड होगा ही होगा। 1800 पे 24% बेटा करो जरा, 1800 पे 24% कितने डेज का, 180 दिनों का, इंटू 180 डिवाइड बाय 365 बेटा 213 रुपए का इंटरेस्ट भी ऐड होगा। दैट इज ₹213। तो टोटल अमाउंट कितनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगी? टोटल अमाउंट एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। बेटा 1800 रुपए तो क्रेडिट जो आपने लिया वो ऐड बैक हो जाएगा, और 213 रुपए का उल्टा इंटरेस्ट भी पड़ जाएगा। मतलब 2013 रुपए आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। 2013 रुपए आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। तो बेटा 180 दिन के अंदर अंदर सप्लायर को पैसा देना ही देना है। मैं आपको बताता हूं बेटा ये रूल बनाया क्यों है। कॉपी करो पहले। मोटिव क्या था बेटा ये रूल बनाने के पीछे? बेटा पता है क्या, बात समझना बेटा, अगर आप थोड़ा सा समझो ना तो इसके पीछे मोटिव क्या था मैं आपको समझाता हूं बेटा थोड़ा सा। बेटा बहुत सप्लायर जो है ना बेटा, ये जो रूल बनाया गया है ये सप्लायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। दिस रूल इज मेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट सप्लायर्स। ये सप्लायर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कैसे सर? बेटा ये देखो बेटा, मुझे एक बात बताओ,
ध्यान से सुनना बेटा, मुझे बताओ, आपने कहा कि रेसिपिएंट ने 1800 रुपए का क्रेडिट ले लिया इन द मंथ ऑफ जैन, ले लिया, ठीक है ले लिया। लेकिन बेटा आप एक बात सोच के तो देखो कि रेसिपिएंट ने ये क्रेडिट तभी तो लिया होगा जब सप्लायर ने ये पैसा गवर्नमेंट के खाते में पहले जमा करवाया होगा। मैंने अभी आपको बेटा रूल कराया पिछले लेक्चर में, ये देखो पिछले लेक्चर में बेटा रूल किया है हमने, इनफैक्ट इसी लेक्चर में, है ना, 4th वाला, टैक्स शुड एक्चुअली हैव बीन पेड बाय सप्लायर थ्रू कैश और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। अब सुनो बेटा ध्यान से, लॉजिक समझना है, रटना कुछ नहीं है बेटे। ये देखो, मुझे एक बात बताओ, आपने कहा रेसिपिएंट ने क्रेडिट लिया, रेसिपिएंट ने क्रेडिट तो तब लिया होगा ना जब सप्लायर ने ये पैसा गवर्नमेंट के खाते में बेटे जमा करवाया होगा। भाई जब तक सप्लायर गवर्नमेंट के खाते में जमा नहीं करवाएगा 1800 रुपए, तो रेसिपिएंट क्रेडिट कैसे ले लेगा? भाई क्रेडिट कौन देता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपको क्रेडिट उसी पैसे का तो देगी जो पैसा गवर्नमेंट को मिला है। तो सप्लायर ने जब ये 1800 जमा करवाया होगा तभी तो रेसिपिएंट ने क्रेडिट लिया होगा। बात समझ आई? अभी एक बात और मैं आपसे पूछता हूं, अब मैं एक बात और आपसे पूछूंगा कि सप्लायर ने गवर्नमेंट के पास 1800 रुपए जमा करवाया, ये पैसा सप्लायर के पास 1800 आया कहां से? भाई रेसिपिएंट ने तो उसको पैसा दिया ही नहीं। ये देखो, रेसिपिएंट फेल्स टू पे 11,800 विद इन 180 डेज, तो बेटा 6 महीने तक तो पैसा ही नहीं दिया रेसिपिएंट ने। तो जब रेसिपिएंट ने पैसा नहीं दिया सप्लायर को, तो सप्लायर ने गवर्नमेंट के पास कहां से जमा करवाया? उसने जमा करवाया होगा बेटा अपनी जेब से, आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट। क्योंकि बेटा अगर वो नहीं कराएगा जमा अपनी जेब से तो उसके ऊपर पड़ जाएगा इंटरेस्ट 18% के हिसाब से, डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स। आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट जमा कराया होगा उसने, वो जमा नहीं करवाएगा तो गवर्नमेंट उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा देगी 18% के हिसाब से। तो उसने ये 1800 बेटा जमा करवाया होगा कहां से? अपनी जेब से बेटा। बात समझ आई बेटा? बिल्कुल कुछ रटवा नहीं रहा हूं आपको, समझने वाला केस है पूरा। अच्छा अब मुझे एक बात का जवाब दो, इससे बेटा क्या हो रहा है? सप्लायर्स के ऊपर अनड्यू बेटा प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि जो टैक्स कायदे में रेसिपिएंट की जेब से जाना चाहिए 1800 रुपए, उसका बर्डन बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन रेसिपिएंट के ऊपर ही तो पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन सप्लायर के ऊपर कहां पड़ता है? लेकिन हमारे वाले केस में बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है बेटा? जीएसटी का सप्लायर के ऊपर पड़ रहा है। रेसिपिएंट तो जब देगा तब देगा। इनिशियल बर्डन तो किसके ऊपर पड़ गया बेटा? सारा का सारा सप्लायर के ऊपर पड़ गया। तो गवर्नमेंट कह रही है ना भैया ना, सप्लायर को तो बचाना पड़ेगा। रेसिपिएंट तो 1-1 साल 2-2 साल तक पैसा नहीं दे रहे हैं, बर्डन सारा किसके ऊपर आ रहा है? सप्लायर के ऊपर आ रहा है। तो उन्होंने एक रूल बनाया कि भैया रेसिपिएंट, तुझे 180 दिन के अंदर अंदर सप्लायर को पैसा देना पड़ेगा टैक्स के साथ। अगर तूने उसको पैसा नहीं दिया, तो समझ लियो तू भी बेनिफिट नहीं ले पाएगा उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का। अगर वो नहीं ले पाएगा, उसको नुकसान होगा, तो तुझे भी नुकसान होगा। भाई उसको तो नुकसान ये हुआ कि बर्डन उसके ऊपर पड़ गया, तो क्रेडिट तेरे को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसे नुकसान, उसके ऊपर बर्डन, तो तेरे को भी फायदा नहीं मिलेगा बेटा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने यह रूल बनाया कि रेसिपिएंट को टैक्स का पैसा अलॉन्ग विद 10,000 रुपए सप्लायर को पे करना पड़ेगा, ताकि सप्लायर के ऊपर अनड्यू बर्डन ना पड़े। बेटा इनडायरेक्ट टैक्स की खासियत यही तो है, इसमें बर्डन सप्लायर के ऊपर तो पड़ता ही नहीं, रेसिपिएंट के ऊपर बर्डन पड़ता है। जबकि
रेसिपिएंट ऐसे हैं, वो सारा बर्डन किसके ऊपर डालते जा रहे हैं? सप्लायर के ऊपर। भाई सप्लायर को वो पैसा नहीं दे रहे, सप्लायर को पैसा नहीं मिल रहा, तो उसको टैक्स की रीइंबर्समेंट मिलेगी कहां से? तो सारा टैक्स का पैसा सप्लायर की जेब से जाता जा रहा है, रेसिपिएंट उसको पैसा दे नहीं रहा है, सारा बर्डन सप्लायर के ऊपर पड़ता जा रहा है। मेरे ख्याल से बेटा समझ आया? पक्का? इसीलिए बेटे गवर्नमेंट ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी बेटा फिक्स करी है, किसकी? रेसिपिएंट की, कि जो रेसिपिएंट है उसे 180 दिन के अंदर अंदर सप्लायर को टैक्स का पैसा देना पड़ेगा, अलोंग विद दैट 10,000 रुपीज। अगर वो नहीं देता तो सप्लायर के ऊपर बर्डन पड़ रहा है, ठीक है, तो तुझे भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम तेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर देंगे, तेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देंगे, अलोंग विद 180 दिन का इंटरेस्ट भी पड़ेगा तेरे ऊपर। बात समझ आई बेटे? पक्का? अभी सुनना बेटा, काम खत्म नहीं हुआ है अभी। अब मैं आपको ना इस रूल के बेटे पढ़ाने वाला हूं एक्सेप्शंस, मतलब जहां पर ये 180 डेज वाला रूल अप्लाई नहीं करता है, एक्सेप्शन। बेटा पहला एक्सेप्शन पता है क्या है? रिवर्स चार्ज। बिल्कुल लॉजिकल बेटा, अगर आप मेरा ऊपर जो मैंने कंसेप्ट समझाया वो समझ गए हो ना, तो एक्सेप्शन समझने में बेटे दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी आपको। पहला है रिवर्स चार्ज। कुछ नहीं बेटा, अपने आप मुझे बता सकते हो, अब कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सुनो बेटा, रिवर्स चार्ज, मेरे को ना एक बात बताओ बेटा, उन्होंने ये 180 दिन वाला रूल इसलिए बनाया था क्योंकि सप्लायर के ऊपर बर्डन पड़ रहा था बेटा, उसे अपनी जेब से जमा करवाना पड़ रहा था टैक्स, ठीक है बेटा। रिवर्स चार्ज में सोचो, सप्लायर के ऊपर तो बर्डन पड़ेगा ही नहीं ना बेटा। देखो बेटा, बहुत सिंपल बात है, आपसे करूंगा मैं। रिवर्स चार्ज में सप्लायर थोड़ी ना देगा 1800 रुपए गवर्नमेंट को, 1800 रुपए उसकी जेब से थोड़ी ना जाएगा बेटा, तो सप्लायर के ऊपर बर्डन पड़ ही कहां रहा है? रिवर्स चार्ज में तो लायबिलिटी जमा करवाने की किसके ऊपर होती है? रेसिपिएंट के ऊपर होती है। तो भाई रिवर्स चार्ज में सप्लायर को बर्डन पड़ कहां रहा है? तो 180 दिन वाला रूल अप्लाई करके करोगे क्या? भाई ये 180 दिन वाला रूल इसलिए बनाया गया था क्योंकि सप्लायर को अपनी जेब से जीएसटी का पैसा सरकार के खाते में देना पड़ रहा था, लेकिन रिवर्स चार्ज में वो थोड़ी ना देगा। रिवर्स चार्ज में देने की लायबिलिटी किसकी है बेटा? रेसिपिएंट की है। तो रिवर्स चार्ज में ये 180 दिन वाला रूल अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि रिवर्स चार्ज में सप्लायर के ऊपर बर्डन पड़ता ही नहीं है। बर्डन किसके ऊपर पड़ता है? रेसिपिएंट के ऊपर ही पड़ता है। पक्का? अच्छा, सेकंड एक्सेप्शन, शेड्यूल। ये भी आप अपने आप बता सकते हो बेटा, एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। याद करो, चैप्टर 2 सप्लाई का चैप्टर किया था बेटा हमने। उस चैप्टर में बताओ, हमने शेड्यूल 1 में बेटा 4 एक्टिविटीज थी जो करी थी। उन चारों की खासियत क्या थी? उन चारों एक्टिविटीज को बेटा सप्लाई माना जाता है, इवन दो विदाउट कंसिडरेशन। इन्हें सप्लाई माना जाएगा बेटा इवन दो विदाउट कंसिडरेशन। इवन दो विदाउट कंसिडरेशन। तो इन एक्टिविटीज को सप्लाई माना जाएगा इवन दो बेटा कंसिडरेशन नहीं है। अब मुझे एक बात बताना, मैं आपसे पूछूंगा बेटा, उन्होंने कहा था रेसिपिएंट को पेमेंट करनी है 180 दिनों के अंदर अंदर। समझ आया बेटा? पेमेंट तो तब होगी ना जब
उस एक्टिविटी में कोई कंसिडरेशन होगा बेटा। भाई रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट तो तब करेगा ना जब उस एक्टिविटी में ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन प्रेजेंट होगा बेटा। जब कंसिडरेशन, सप्लायर रेसिपिएंट से जब कंसिडरेशन ही नहीं ले रहा है, जैसे बेटा हमने उस शेड्यूल 1 में किया था, प्रिंसिपल एजेंट को अगर गुड्स भेजता है इवन दो विदाउट कंसिडरेशन, इसे सप्लाई माना जाता है। अब एक बात बताओ, इस ट्रांजैक्शन में जब बेटा कंसिडरेशन ही नहीं है, जब कंसिडरेशन ही नहीं है, तो एजेंट प्रिंसिपल को पेमेंट क्या करेगा? उन्होंने कहा 180 दिन में पेमेंट करनी है। पेमेंट तो तब करूंगा ना जब कंसिडरेशन होगा। अब जिस ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन ही नहीं है, वहां पर पेमेंट की तो बात बेटे आती ही नहीं है। तो याद रखना, शेड्यूल 1 में जो 4 एक्टिविटीज मेंशन्ड है ना, वो इस 180 दिन वाले क्लॉज में कवर नहीं होती, क्योंकि वहां पर कंसिडरेशन ही नहीं है। अब जब कंसिडरेशन नहीं है तो पेमेंट कैसे हो जाएगी 180 डेज में? तो ये 2 एक्सेप्शंस हैं बेटा इस 180 डेज वाले रूल के। बिल्कुल बेटा कंसेप्चुअल। लो बेटा कॉपी करो, बाकी बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे? तो बेटा अभी तक हमने फिर कितने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए? 7 पॉइंट्स बेटा हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, एक बार देखो बेटा ये वाला केस जो हमने पढ़ा अभी, इन द इवेंट ऑफ फेलियर टू डू सो, मतलब अगर वो 180 दिनों में रेसिपिएंट पेमेंट नहीं करता है, एन अमाउंट इक्वल टू ITC अवेल्ड बाय द रेसिपिएंट शैल बी एडेड टू हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अलोंग विद इंटरेस्ट। तो याद रखना, अगर वो सप्लायर को 180 दिनों में पेमेंट नहीं करता है तो जितना ITC वो अवेल कर चुका है वो ऐड हो जाएगा उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में इंटरेस्ट के साथ। लेकिन बेटा इसमें एक बात और है, अगर आप सब्सिक्वेंटली सप्लायर को पेमेंट कर देते हो ना, मतलब जैसे हमारे वाले केस में बेटा आपको 30 जून तक करनी थी, आपने नहीं करी, तो 1 जुलाई को आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ITC को और इंटरेस्ट को आपने फिर अगस्त में जाके बेटा पेमेंट कर दी, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा अब आपने पेमेंट कर दी ना, अब आपने पेमेंट कर दी, अब ले लो ITC। भाई हमें ITC देने में दिक्कत नहीं है, हमें ITC देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन सप्लायर के ऊपर बर्डन मत डालो। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर तो 180 दिन में पेमेंट कर दी तो वेल एंड गुड, नहीं तो 181 डे पे, 181st डे पे हम आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में वो ITC क्या कर देंगे? ऐड अलोंग विद इंटरेस्ट। लेकिन सब्सिक्वेंटली अगर आप सप्लायर को पेमेंट कर देते हो तो फिर से ITC ले लेना। यानी हाउएवर द रेसिपिएंट कैन अगेन अवेल सच ITC ऑन मेकिंग पेमेंट। तो मुझे 30 जून तक पैसा देना था, मैंने नहीं दिया, तो 1 जुलाई को उन्होंने मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में अमाउंट क्या कर दिया? ITC का ऐड अलोंग विद इंटरेस्ट। चलो अब मैंने अगस्त में पेमेंट कर दी, तो गवर्नमेंट ने कहा तूने अगस्त में पेमेंट कर दी ना, अगस्त में ले ले ITC। रोका किसने है तेरे को? ले ले ITC। ठीक है, तो हमें ITC देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन सप्लायर के ऊपर बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। और बेटा इसकी 2 एक्सेप्शंस हैं। पहला, सप्लाईज ऑन विच टैक्सेस पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है, और डीम्ड सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन, मतलब शेड्यूल 1 में जो 4 एक्टिविटीज आपकी मेंशन्ड है। सब बताओ बेटा, समझ आया पूरा केस? पक्का? चलो बेटे बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से 7 पॉइंट्स बेटा क्लियर हुए हैं सबको? पक्का? चलो बेटा बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।